वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से एमकॉम सेमेस्टर 4 तक की सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट्स बीकॉम सेमेस्टर 3 मटेरियल 1 का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि क्या क्या रूल्स इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं एंड इसके साथ साथ किस तरह से उसका एप्लीकेशन करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ये कोर्स हमने आज से ही शुरू किया है। ये कोर्स कंटिन्यू चलने वाला है जब तक आपका सेमेस्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का भी प्लान में लेकर आएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर का भी प्लान में लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियोज़ जो है वो हर एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आएगी एंड इसके साथ ही आपको बने रहना है। सारे वीडियोस ज़रूर देखने हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम पेज की और हमारा जो एमकॉम सेमेस्टर 4 का प्लेलिस्ट है। आप उसके अलावा हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं जो है commercestudies1@gmail.com। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डायरेक्टर सुरेश शर्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल अकाउंट। मटेरियल अकाउंट एक्चुअल में क्या है? तो मटेरियल अकाउंट के अंदर डेफिनेशन में दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल मटेरियल दैट बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट the cost of which are directly charged as a part of prime cost. In other words, it is the material which can be measured and charged directly to the cost of product. डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल अकाउंट हम यूज़ किस लिए करते हैं और उसका मीनिंग क्या है? तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उस हर एक चीज़ की कॉस्ट जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी हुई है, जिसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मटेरियल जो है वो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, अगर वो घर की कोई भी चीज़ हो गई या कहीं पे भी आप कुछ भी देखेंगे, हर एक चीज़ को बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। तो उसके अंदर जैसे सपोज अगर हम देख रहे हैं कि टीवी किस तरह से बन रहा है, तो टीवी के लिए आगे का स्क्रीन चाहिए, हमें साइड की प्लास्टिक चाहिए, अंदर का प्लेट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों को हम मटेरियल कहेंगे। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि हम प्लास्टिक की कोई आइटम है उसको देख रहे हैं तो उसको बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। अगर कलर डालना है तो हम कलर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा मटीरियल हो गई। In other words, it is the material which can be measured and charged directly to the cost of product. प्रोडक्ट की कॉस्ट में इस मटेरियल का जो भी है वो डायरेक्टली हम चार्ज करते हैं। दिस डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग फीचर। क्या क्या फीचर्स है? तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, जितना हम मटेरियल लगाने वाले हैं वो खर्चा हमारा होने ही वाला है। तो ये कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हमेशा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। Hence, it become a part of prime cost. इसीलिए वो हमारा प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट के अंदर आ जाता है जो कि बेसिक प्रोडक्ट बनाने की बेसिक प्राइस। इसके अंदर कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। जिस प्राइम कॉस्ट यानी इतने में ये मटेरियल हमें पड़ा है, ये हमारा इसका एक्चुअल कॉस्ट है। इसको हम बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये वो, तो वो हमारा आ जाएगा अलग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद हम मार्जिन सेट करते हैं। बट प्राइम कॉस्ट यानी जो बेसिक प्राइस है, जो मटेरियल के लेबर के प्राइसेस है, मटेरियल लेबर जो भी उसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगी हुई हैं, जिसके बिना वो मटेरियल नहीं बन सकता, उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। इट कैन बी सेपरेटली मेजर्ड एंड कॉस्टेड। इसको हम अलग से मेजर कर सकते हैं और इसकी कॉस्टिंग हम निकाल सकते हैं। इट बिकम द पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये जो मटेरियल है वो एक पार्ट बन जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट का। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल द क्लासिफिकेशन में बी गिवन एज अंडर। क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि कितने टाइप्स के मटेरियल होते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा रॉ मटेरियल। द मटेरियल विच आर जनरली परचेज फ्रॉम आउटसाइड एंड कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर टर्म्ड एज रॉ मटेरियल। यानी कोई भी मटेरियल जो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं एंड उसको हम प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं कुछ नई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल। ऑर्डिनली इट बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज़ नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। वो एक प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है और उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। फिर है कंपोनेंट पार्ट्स। व्हेन अ फिनिश्ड गुड्स
is made up of two or more parts assembled. The parts may be purchased from outside source or may be manufactured in the factory. अब कोई भी फिनिश प्रोडक्ट्स है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके बनता है. अब या तो वो पार्ट्स जो है वो हम बाहर से परचेज करते हैं या तो हम उसे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, पर इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है ऑन सच पार्ट. No further processing is required on such part in the course of manufacturing. Such part which the final article is made is called component part. जिससे फाइनल आर्टिकल ही बनने वाला है उसे हम कहेंगे component parts. Semi-finished goods. Goods which are not in saleable state, on which some processing have been performed and which require further processing before being transferred into finished stock go down are also known as semi-finished goods. Semi-finished यानी जो कि सेल की कंडीशन में नहीं है, उसके ऊपर आधी प्रोसेसिंग की गई है, आधी प्रोसेसिंग अभी होनी बाकी है. जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम इसे फिनिश स्टॉक में भेज सकते हैं. इसलिए उससे पहले का जो भी प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है वो हमारा होगा सेमी फिनिश्ड गुड्स, कि उसके ऊपर अभी एक प्रोसेस करना बाकी है, एक या कितने भी प्रोसेस करना बाकी है एंड वो अभी सेलेबल स्टेट में नहीं है. फिनिश्ड गुड, फिनिश स्टॉक, दे आर दोज विच आर इन सेलेबल स्टेट्स on which no more manufacturing operation is necessary. यानी ये वो गुड्स जो कि सेलेबल कंडीशन में है एंड सेलेबल कंडीशन में है एंड उसके ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नीडेड नहीं है. इसके बाद है हमारा कंज्यूमेबल स्टोर्स. कंज्यूमेबल स्टोर्स यानी मटेरियल लाइक ऑयल, ग्रीस, cotton waste, etc. generally required for the operating and maintaining the machinery and equipments are termed as consumable store. यानी कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए हम मशीन्स यूज़ करते हैं. अब मशीन को चलाने के लिए हमें चाहिए जैसे ऑयल, ग्रीस, वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो भी हो गई, दे आर ऑक्सिलरी आइटम्स ऑफ स्टोर नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बट सिंपली असिस्टिंग प्रोडक्शन. यानी ये डायरेक्टली पार्ट नहीं बनते प्रोडक्शन का, बट इनडायरेक्टली ये प्रोडक्शन को होने में हेल्प करते हैं. लाइक अगर ग्रीस नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा तो मशीन चलेगी नहीं, मशीन नहीं चलेगी तो हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ग्रीस नहीं तो हम प्रोडक्ट नहीं हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बट उसको बनाने में हमें टाइम लगेगा. हो सकता है मशीन ख़राब हो जाए, हम डिले हो जाए, फिर हमें उसे रिपेयरिंग, बहुत सारे उसके अंदर एक्सपेंसेस आ गए. तो हम इसे डायरेक्टली कॉस्ट में नहीं गिन सकते, पर ये एक ऑक्सिलरी आइटम है स्टोर का जो कि पार्ट नहीं है बट उसको असिस्ट करता है प्रोडक्शन को. स्क्रैप, वेस्ट ऑफ मटीरियल अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज बॉइल्ड और डिफेक्टिव मटीरियल स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव मटेरियल आर कॉल्ड स्क्रैप. यानी कोई भी वेस्टेज मटेरियल्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में निकली है, या तो वो स्पॉइल्ड है या तो डिफेक्टिव मटेरियल्स है, इन सब को हम स्क्रैप कहेंगे. वर्क इन प्रोग्रेस, द गुड स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ऑन विच सम प्रोसेस इज पार्टली डन आर वर्क इन प्रोग्रेस. यानी जिसके ऊपर पार्टली प्रोसेस हो चुकी है एंड अभी प्रोसेसिंग चालू है उसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस. यानी ये काम अभी हमारा हो रहा है. डिफेक्टिव वर्क, defective work is that product which contain a manufacturing defect and cannot be sold without correcting such defect. उसको डिफेक्ट को सही किए बिना हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं. कोई भी डिफेक्ट आ गया अगर प्रोडक्ट में तो उसे हम कहेंगे डिफेक्टिव वर्क. इफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड देन दे आर सोल्ड एज सेकेंड. यानी अगर वो प्रोडक्ट करेक्ट नहीं हो सकता तो हम सेकेंड्स में बेच देते हैं. जैसे कि काफ़ी जगह आपने देखा होगा सेल लगती है ये वो, तो उसके अंदर सस्ते में दे देते हैं. सपोज अगर एसी है, एसी कोई परचेस कर रहा है, एक्चुअल MRP 30,000 की है, पर अगर उसके ऊपर थोड़ा सा डेंट लग गया है, थोड़ा सा क्रैक हो गया है, तो वो लोग अगर वो पूरा एसी अगर बेच देंगे, अगर भंगार में बेच देंगे तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा उन्हें. बट अगर वो वही दिखाएंगे कि देखो क्रैक होने से एसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लुक में उसका डिफेक्ट दिखाई देगा, तो अगर किसी को लेना है तो वो बोल देंगे कि ठीक है 30,000 का एसी है, हम आपको 15,000, 18,000, 20,000 में देने को तैयार है. इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, 10,000 में भी बेच दें, क्योंकि उनके लिए तो जितना भी पैसा आ जाए उनके लिए वो बेनिफिट ही है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो चुका है यहाँ पर. स्टोर्स एंड स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स आर इन सेलेबल स्टेट्स लाइंग इन द फिनिश स्टॉक गो डाउन आर कॉल्ड स्टॉक.
whereas all other item mentioned above are called stores. फिनिश्ड गुड्स उसको हम कहेंगे जो कि एक सेलेबल स्टेट में है, फिनिश्ड स्टॉक गोडाउन में रखा गया है, उसे हम कहेंगे स्टॉक. उसके अलावा कोई भी मटेरियल है उसे हम कहेंगे स्टोर्स. Material and stores are sometimes used synonymously, which is misleading. Material include only raw material, whereas stores cover not only raw material but also work in progress, spare parts, consumable stores, tools, fixtures, etc. तो raw material जो है उसके अंदर सिर्फ raw material include होता है, पर उसके अलावा जो stores है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. रॉ मटेरियल ही नहीं, उसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, पिक्चर्स, इक्विपमेंट्स, सब कुछ. द इन्वेंटरी इज मस्ट वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स रॉ मटेरियल कंपोनेंट, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश अप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, एडिक्वेट स्टॉक. अगर मटेरियल कंट्रोल हम रखेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों हमें रखना चाहिए मटेरियल पे कंट्रोल. तो सबसे पहले हमें एडिक्वेट स्टॉक, जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास होगा. मिनिमाइज इन्वेंटरी, हम एक्स्ट्रा चीज़ें स्टॉक नहीं करेंगे. एक्स्ट्रा चीज़ें स्टॉक नहीं करेंगे तो जो हमें काम का है हम वही रखेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे से सेल कर पाएंगे. मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि जो मटीरियल है, अगर सपोज 3 प्रोसेस में काम होता है, फर्स्ट प्रोसेस का मटेरियल, सेकेंड प्रोसेस का मटेरियल कम है एंड थर्ड प्रोसेस का मटेरियल बहुत ज़्यादा हमने स्टॉक कर लिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है. सारे प्रोसेस के मटेरियल्स जो है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, जिस हिसाब से हम उसे यूज़ कर रहे हैं यूसेज के हिसाब से. मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड स्टोरेज, अगर हम मटेरियल कंट्रोल में रख रहे हैं, यानी हम एक तरह से कंपेयर कर ले रहे हैं कि हाँ इस मंथ में मुझे इतने क्वांटिटीज़ रखने लगने वाली है, हम एडवांस में उतनी उसकी बुकिंग करेंगे, एडवांस में उसके लिए जगह करके रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, तो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है वो भी हमारा कम हो जाएगा. रिड्यूस वेस्टेज एंड लॉसेज, मिनिमाइज रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, यहाँ पर वेस्टेज और लॉसेज भी कम होगा, बिकॉज अगर हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल ही है तो वेस्टेज होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि हम सही टाइम पर उसे ख़त्म कर लेंगे. एंड यहाँ पर उसके ख़राब होने का रिस्क भी है वो बहुत कम हो जाएगा. इफेक्टिव यूज़ ऑफ फंड्स का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. बेकार सी चीज़ पे या तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं है उसके ऊपर हम फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे तो हम अगेन मटीरियल नहीं ला पाएंगे. इसलिए इफेक्टिव यूज़ ऑफ फंड. असिस्टिंग परचेज ऑफ मटीरियल, गिविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर. मटेरियल परचेज करने में अगर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे. रिड्यूसिंग लॉस ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस, अगर प्राइजेस अचानक से गिर जा रहे हैं और हमने बहुत सारा स्टॉक करके रख लिया तो यहाँ पे लॉस हो सकता है, इसीलिए हम मिनिमम क्वांटिटी ही हमारे पास रखेंगे कि यस हमारे पास इतना स्टॉक लेवल मेंटेन होना चाहिए. फिर मैक्सिमम यूज़ ऑफ स्पेस, अगर स्पेस हमारे पास स्पेयर पड़ी है इसका मतलब अगेन हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, हम उस स्पेस के लिए हमारे पैसे पे कर रहे हैं बट उस स्पेस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. फिर प्रॉपर स्टोरेज हम अच्छे से रख सकेंगे, बिकॉज हमें पहले से पता होगा कि यहाँ पर ये मटेरियल आने वाला है, इतना मटेरियल आने वाला है, तो हम उसे अपने स्टोरेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. हेल्प फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, इसकी वजह से हमें बजट्स भी पता चल जाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि यस इस मंथ में हमें इतना मटेरियल चाहिए होगा, इतना ये चाहिए होगा, हमें इसे इतने टाइम तक रखना है, उसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट मंथ में इस डेट तक नेक्स्ट मटेरियल मंगाना होगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं. अब स्टॉक लेवल्स हम किस तरह से सेट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और कुछ फॉर्मूलाज हैं. इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, हो सके तो इन्हें 5-6 बार लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं रह रहा है. इस फॉर्मूलाज के ऊपर आपको पूरा चैप्टर पूछा गया है, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी 9 फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर ये 9 फॉर्मूलाज आपको याद हो गए तो आप इसमें से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं और आप मटेरियल अकाउंटिंग 1 के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले है मैक्सिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल यानी कि हमारे जो फैक्ट्री है, सपोज अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है तो अगेन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फैक्ट्री हम कहते हैं. अगर फैक्ट्री है तो उसके अंदर हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम लेवल हमारा कितना है, तो ऑर्डरिंग लेवल जितना हम ऑर्डर कर सकते हैं माइनस मिनिमम कंजम्पशन, सबसे कम से कम कंजम्पशन कितना होता है, मिनिमम डिलीवरी टाइम कम से कम कितना लेगा वो, और ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितना हम ऑर्डर करते हैं क्वांटिटी वो, इसमें से इसको प्लस कर देंगे ये सारे फॉर्मूला. ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम लेवल. मिनिमम लेवल का मतलब होता है कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, इससे कम गया यानी हम बहुत ही ज़्यादा
मतलब हमारा जो कंपनी है वहाँ पे हम बिल्कुल भी मटेरियल कंट्रोल हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये मिनिमम लेवल कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, हमारा मिनिमम लेवल है। इसके बाद यहाँ तक आने के बाद हमको ऑर्डर लेवल पे काम करने लगना है। ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज डिलीवरी टाइम। ऑर्डरिंग लेवल क्या होता है कि हाँ इस स्टॉक तक पहुंच गए तो अब हमें ऑर्डर कर लेना है। अगर ये भी खत्म हो गया तो हम आ जाते हैं मिनिमम लेवल पे कि नहीं अब तो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है मटेरियल लाने की। तो ऑर्डरिंग लेवल का अंदर मतलब हो जाता है फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। फिर डेंजर लेवल यानी आ गया कि अब हमारे पास इससे ज़्यादा कम गया, इमरजेंसी जो भी चीज़ें हैं उसे ही हम मतलब अगर हम ये जो लेवल आ जाता है इसके अंदर अगर इससे भी नीचे गया यानी हम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। तो एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। फिर सेफ्टी स्टॉक यानी कुछ स्टॉक सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं कि हाँ अगर ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम इसमें से यूज़ कर लेंगे। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम माइनस एवरेज टाइम। इसके बाद है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी अगर हम इतनी ऑर्डर करते हैं इतनी क्वांटिटी, ऑर्डरिंग लेवल हमें पता चल गया कि इस लेवल पे आएंगे, पर ऑर्डर करना कितना है वो हमें पता चलेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। इसकी फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C यानी 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। मिनिमम कॉस्ट कितना होगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए वो इन्वेंट्री कितना कॉस्ट हमारा कैरी करने वाला है उससे हम डिवाइड करेंगे। इस सबको पूरा अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर मटेरियल कंजम्पशन अगर हमें फाइंड करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी जितना मटेरियल हमारे पास था उसमें से नया हमने जितना परचेज किया उसमें से जितना हमारे पास बचा है वो माइनस कर देंगे तो मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है वो हमें मिल जाएगा। फिर एवरेज स्टॉक निकालना है यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मटेरियल टर्नओवर तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज मटेरियल यानी जितना कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय एवरेज मटेरियल। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा फॉर्मूलाज जो है वो खत्म हो रहा है। इसके और भी काफ़ी सारे सम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। अपनी प्रिपरेशन अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और कोई क्वेश्चन है या कोई स्पेशल क्वेश्चन है कि जो आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें या उसको हम आपको एक्सप्लेन करें या आपके डाउट्स को सॉल्व करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसके अंदर आपको इन सारे लेक्चर्स की PDFs जो है वहाँ पे कॉन्स्टेंटली अपडेट कर दी जाएंगी। पर्सनल क्लासेस के लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच।